राधा तो हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसका पिता उसकी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था और उसे मारता था। बस अब बहुत हो गया है, मैं माँ पर अब ये और अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं अभी माँ से जाकर बात करती हूँ इस बारे में। इतना कहते साथ ही राधा तो जल्दी से अपनी माँ को ढूंढने के लिए लिविंग रूम में जाती है और उन्हें इस तरह व्यथित देखकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और फिर कहती है उनसे अपने पिता के बारे में। माँ, आखिर कब तक आप पिताजी के अत्याचार इसी तरह ही सहती रहेंगी? आप उनकी अर्धांगिनी हैं तो आपको उनसे सवाल पूछना ही चाहिए। देखो राधा, तुम्हारे पिता अपने कारोबार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और मैं उनकी जीवन संगनी हूँ तो मुझे तो उनका साथ देना ही होगा। माँ, मैं जानती हूँ कि आप पिताजी का साथ देना चाहती हैं, लेकिन पिताजी को भी तो अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो राधा बेटी, मैं कुछ भी उनको नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं मुझ पर। माँ, आप उनकी जीवन संगनी हैं, आप उनका कोई पंचिंग बैग नहीं है कि जब भी उन्हें गुस्सा आए तो वो आपको मारना शुरू कर दें। अब मैं चलती हूँ। राधा तो अपनी माँ को बहुत समझाती है लेकिन वो तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे भी कुछ समय बीत जाता है और फिर राधा की माँ उसको इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली जाती है और उसकी चिता पर उसकी बेटी कहती है ऐसे कि अब वो अपने पिता को माफ नहीं करेगी। माँ, अगर उस वक्त आपने मेरी बात सुन ली होती तो आज आप मेरे साथ होती। आप मुझे इस जालिम दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। आज राधा की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी और फिर वो अपने घर जाती है। राधा के पिता को तो उसकी बीवी का कोई भी अफसोस था ही नहीं। राधा, जाओ और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। सुबह से तुमने रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है और ये चाकू भी लेकर जाओ। आपको मेरी माँ के जाने का कोई भी अफसोस नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आपको माफ कर दूंगी लेकिन अब बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि छोटा सा चाकू देखकर मैं डर जाऊंगा? जल्दी से चाय बनाकर लाओ वरना तुम्हें भी माँ के पास पहुंचा दूंगा। पिताश्री, मैं अपनी माँ की तरह भोली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी मैं आपको अपनी माँ के पास पहुँचा दूंगी तो जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। इतना कहते साथ ही राधा तो वो चाकू अपने पिता को मार देती है। देखो राधा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मुझे इस बार माफ कर दो। पिताश्री, अब तो आप सिर्फ यमलोक ही जाएंगे और वैसे भी मैं आपको माफ करने वाली नहीं हूँ। आपने मेरी माँ को कभी भी माफ नहीं किया था। राधा बेटी, मुझे मेरे दुष्ट कार्यों का आभास हो गया है। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सबका ही पश्चाताप जल्द ही कर लूँगा। मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपको पश्चाताप का ही तो मौका दे रही हूँ, इसीलिए तो आपको यमलोक पहुँचा रही हूँ। वहीं जाकर पश्चाताप कर लेना। अभी राधा इतना ही कहती है कि उसका पिता घिर जाता है। पिताजी, अब यहीं पर आप पश्चाताप कर लें जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है। बहुत जल्द ही आपको मृत्यु लोक से कुछ लोग लेने के लिए आएंगे। राधा तो अपने पिता को मरता छोड़ ही वहां से चली जाती है और जाकर लिविंग रूम में सोचती है कि आखिर आगे उसको अब क्या करना चाहिए। राधा सोचती है कि हर मर्द एक जैसा ही होता है लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है और फिर वो अपने आप से कहती है माँ, आपकी बेटी आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूर्ण करेगी। आप चाहती थी कि मैं विवाह कर लूँ तो मैं विवाह जल्द ही कर लूँगी। अब राधा अपने कज़न को फ़ोन करती है और उसे विवाह का प्रस्ताव देती है और अपने जीवन का नया आगाज शुरू करती है। और फिर उसका कज़न उससे कहता है राधा, तुम तो किसी भी पुरुष से विवाह करना ही नहीं चाहती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आखिर तुम मान गई और मुझसे विवाह कर लिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं किसी भी लड़के से विवाह नहीं करना चाहती थी लेकिन ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी तो मैंने पूर्ण कर दी। राधा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर स्त्री ने मुझसे विवाह कर लिया है। अब तो सब मुझसे ईर्ष्या करेंगे जब तुम्हें देखेंगे।
राधा के विवाह को भी कुछ वर्ष ही बीतते हैं कि राघव तो उसे अपने सारे रंग दिखा देता है। वो उसके बिल्कुल पिता जैसा था और फिर एक दिन वो इसको एक थप्पड़ मार देता है और राधा कहती है, राघव तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से तुमने आज मुझ पर हाथ उठाया? तुम बिल्कुल मेरे पिता ही जैसे हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से बस मैंने थप्पड़ मार दिया। राधा को तो वह सभी पल याद आ जाते हैं जब उसका पिता उसकी माता को इसी तरह टॉर्चर किया करता था और वो सोच लेती है कि अब वो राघव को भी मार देगी और फिर एक दिन वो उसको चाकू से मार देती है। राधा, आखिर ये तुम सब कुछ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर मैं मर गया तो तुम तो विधवा हो जाओगी। जरा सोचो इस बारे में। तुम जैसा पति होने से तो अच्छा ही है कि मैं विधवा हो जाऊं। तुमने भी मेरे पिता की तरह ही बिल्कुल किया है, तो मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। देखो राधा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और अगर तुम मुझे ही मार दोगी तो ये दुनिया तो तुम्हें मार खाएगी। मैंने सोचा था राघव कि तुम्हारे साथ एक नए जीवन की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन तुम भी मेरे पिता जैसे हो तो फिर यहीं पर उनकी तरह मरो अब। राधा तो राघव को मरने के लिए वहीं पर छोड़ देती है और जल्द ही दूसरा विवाह भी कर लेती है। कृष्णा तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा ये पति हर वक्त ही तुम्हारा साथ देगा। राघव, मैं चिंतित बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज विवाह के बाद मेरा पहला दिन है तो बस मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, बस इतनी सी ही बात है। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अब ये भी तुम्हारा ही परिवार है और बहुत जल्द इसके साथ की तुम्हें भी आदत हो जाएगी, मेरा यकीन करो। कृष्णा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं समय के साथ बहुत जल्द ही एडजस्ट हो जाऊंगी। अब तुम दीदी के पास जाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कृष्णा के इतने कहते साथ ही राधा तो वहां से चली जाती है और फिर जाकर बरवच्ची खाने में सोचती है कि आखिर किस तरह अब वो कृष्णा और उसकी बहन को मारेगी और फिर उसको आइडिया आ जाता है। हाँ राधा, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अभी के लिए चाय रहने दे और जब शाम का खाना बनाएगी तो उसमें ही चूहे की दवाई मिलाकर खिला देना। कृष्णा भी अपनी बहन के पास उसके कमरे में जाता है और दूसरी तरफ राधा भी बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार थी। वेदिका, तुम्हारी भाभी को इस नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सहायता करो इसमें। भैया, बिल्कुल भी चिंतित मत हो। वैसे भी भाभी तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ के बाद अब भाभी ही तो उनकी जगह पर हैं, तो मैं उनकी मदद जरूर करूँगी। वेदिका, मैं तुम्हारी भाभी को जीवन भर की सारी खुशियाँ ला कर देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके लिए अभी मुझे समय लगेगा। भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जानती हूँ कि आप भाभी से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके लिए दुनिया की हर चीज़ को ही खरीदना चाहते हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर राधा को तो अपनी भूल का आभास हो जाता है कि जिन्हें वो मारना चाहती थी वो उसके बारे में कितना सोचते हैं। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। मुझे भी एक जीवन साथी आखिर ऐसा मिलेगा ही जो मेरी फीलिंग्स को समझेगा और मुझे प्रेरणा देगा। राधा भी अब सोच लेती है कि अब वो अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वेदिका, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी कमरे में मुझे ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, तो अब मुझे उसके पास चलना चाहिए। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई है तो इस वक्त मुझसे भी ज्यादा उनको ही आपके साथ की जरूरत है। ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे हैं और मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। अब मुझे जल्दी से कमरे में जाना चाहिए कृष्णा के आने से पहले। राधा तो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और इस तरह फिर वो अपने रिश्ते की नई शुरुआत करती है। राधा को तो अपने पति से प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो उनमें बहुत ज्यादा रम जाती है और फिर अपने हर कर्तव्य को ही उनके लिए वो पूर्ण करती है।